आप सबों का इस वीडियो में स्वागत है। हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को क्या करेंगे, देखेंगे। अध्याय है हमारा 1 और चैप्टर का क्या नाम है, लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। तो आप जब इस पिक्चर को ध्यान से देखेंगे तो आप क्या देखते हैं, एक कुर्सी है। क्या है? कुर्सी है। उस पर सभी लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग नीचे भी हैं तो वो भी खुश हैं, कुछ बगल में है तो वो भी खुश हैं, और कुर्सी पर जो है बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। यानी कुर्सी यहाँ पे प्रतीक है सत्ता की, और बहुत सारे लोग हैं तो इसका क्या मतलब हुआ, सभी लोग मिलकर के इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं, इसका यही मतलब हुआ। तो ये चीज कहाँ संभव है, तो ये चीज संभव है लोकतंत्र में। हम लोग बकवास की बातें नहीं करेंगे, कम समय में इसको खत्म करेंगे ताकि आप इसे बार बार देख सकें। तो बिना किसी देरी का हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गुड। ये है प्रश्नावली। इसी प्रश्नावली के एक एक क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। आगे भी क्वेश्चन है, सबको धीरे धीरे करके हम क्या करेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पथ पर। गुड। ये है हमारे सामने सबसे पहला प्रश्न। तो सबसे पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, हर सामाजिक विभिन्नता। चलो कलर को हम क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। कलर हमारा इसमें हम ले लेते हैं, व्हाइट कलर ले लेते हैं एक कलर, और दूसरा कलर हम ले लेते हैं, इसमें रेड ले लेते हैं। चलो गुड। पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वह है, हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है कैसे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, अगर बच्चों तुम ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 2 शब्द है। पहला शब्द क्या है, सामाजिक विभिन्नता, दूसरा है विभाजन। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर इस विभिन्नता और इस विभाजन को समझना है। विभिन्नता क्या हुआ, भिन्न जो अलग हो, विभाजन क्या हुआ, जो उससे पूरी तरह से कटा हुआ हो। उसी चीज को यहाँ पे हम समझते हैं। तो देखो क्या लिखा हुआ है, हर व्यक्ति अपने धर्म, जाति या समुदाय को खुद नहीं चुनता। कुछ लोग जन्म से ही किसी समुदाय का हिस्सा बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी इच्छा से धर्म बदल लेते हैं। एक ही परिवार में अलग अलग लोग अलग अलग धार्मिक विचारों को मान सकते हैं, इसलिए सिर्फ भिन्नता होना ही सामाजिक विभाजन नहीं कहलाता है। अब समझो इसको कैसे समझते हैं। भिन्न का जोड़, और तुमने भागा भी दिया होगा, भिन्न का जोड़ क्या हुआ, 1/2, और 2 से हम 4 में क्या करते हैं, भाग देते हैं, तो क्या एक अलग राशि निकलता है। तो भिन्नता का मतलब हुआ कि हम पूरी तरह से अलग नहीं हैं, थोड़ा सा ही हम उससे अलग हैं। तो व्यक्ति का जो जन्म होता है, जैसे मेरा जन्म हुआ या तुम्हारा जन्म हुआ, तो क्या मैं जिस जाति में जन्म लिया, मैंने जिस धर्म में जन्म लिया, क्या तुम उस जाति में जन्म लिए, हो सकता है तुम्हारी जाति अलग हो। कहने का मतलब हुआ हम अपने जाति या समुदाय को नहीं चुनते हैं। कभी कभी क्या होता है, कुछ लोग अपना धर्म को क्या करते हैं, परिवर्तन कर लेते हैं, हिंदू से मुस्लिम बन जाते हैं और मुस्लिम से हिंदू बन जाते हैं, अलग अलग धर्म को बदल लेते हैं। यानी इच्छा से वो क्या करते हैं, अपना धर्म बदल लेते हैं। कभी कभी तुम देखना, खास करके हिंदू परिवारों में कोई शिव को मानता है, तो कोई विष्णु को मानता है, तो कोई ब्रह्मा को मानता है। तो सबके धार्मिक विचार क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन वो सभी लोग समाज में क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं। यानी उनका विचार सिर्फ भिन्न है, वो अलग अलग नहीं है। यानी सामाजिक विभाजन नहीं हुआ है। सामाजिक विभाजन कब होता है, कभी कभी अलग अलग समुदायों के विचार अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके हित एक जैसे होते हैं। जैसे मुंबई में जब मराठियों ने हिंसा की, क्या है, हमारे यहाँ अलग अलग भाषा है, मुंबई में मराठी बोला जाता है, तो मराठियों का कहना था यहाँ हिंदी भाषी लोग नहीं रहेंगे, वो लोग वहां जा करके उनका जो रोजगार है उसको छीन रहे हैं। तो उन्होंने हिंसा की। तब उन्होंने जिन लोगों को नुकसान पहुंचाया, उन्होंने केवल ये देखा कि हिंदी कौन बोल रहा है, उसने यह नहीं देखी कि उसका जाति कौन है और उसका धर्म कौन है, उसने ये चीज को नहीं देखा। यानी उन्होंने देखा सब हिंदी कौन बोल रहा है, तो हिंदी वहां कौन बोल रहा था, जो उत्तर भारत से था, जो कि क्या था, उत्तर भारत से था। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया में भारतीय छात्र अलग अलग समुदायों से होते हैं, लेकिन वहां पर सबको एक जैसे अनुभव होते हैं। अब ऑस्ट्रेलिया में क्या है, गोरा लोग है,
यहाँ से जो गया, हमारे यहाँ से भी जो गोरे लोग जाते हैं वो उतने गोरे नहीं होते हैं जितना कि ऑस्ट्रेलिया के लोग होते हैं। तो लेकिन सबको क्या होता है, नस्ली भेदभाव का सामना करना पड़ता है। तो सबके एक जैसे अनुभव नहीं होते हैं, हालांकि वो सभी क्या है, भारतीय हैं। इसलिए हर सामाजिक भिन्नता सामाजिक विभाजन का कारण नहीं बनती। यही चीज कहता है कि सामाजिक रूप से तो विभिन्न है। जैसे मराठा में महाराष्ट्र में क्या हुआ, हिंदी बोलने वाला अलग है और मराठी बोलने वाला अलग है। तो हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन का रूप नहीं लेती है। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सामाजिक अंतर कब और कैसे सामाजिक विभाजनों का रूप ले लेती है। पहला क्वेश्चन में हमने क्या समझा, पहला क्वेश्चन में हमने समझा सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं है। हर सामाजिक विभिन्नता सामाजिक विभाजन नहीं है। तो कहता है कि वो जो भिन्नता है, वो जो अंतर है, वो कब विभाजन बन जाता है। एक बार तो आप कहते हैं कि देखो सब नहीं है, तो ऐसा कौन सा चीज है जो सामाजिक विभाजन बन जाता है। तो कहता है जब किसी एक तरह का अंतर बाकी सभी अंतरों से ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, तब वह सामाजिक विभाजन बन जाता है। जैसे कोई ए है और कोई बी है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो कोई ऐसा चीज है ए के पास जो बी के पास नहीं है, लेकिन तो दोनों क्या हुआ, भिन्न हुआ, दोनों भिन्न हो गया। अब कहता है दोनों के बीच विभाजन कब हो जाएगा कि ना ए बी से मिलेगा ना बी ए से मिलेगा। तो ऐसा परिस्थिति कब पैदा होता है। तो कहता है एक उदाहरण लेते हैं। क्या उदाहरण है, भारत में स्वर्ण और दलितों के बीच का अंतर ऐसा है। देखो हमारे यहाँ स्वर्ण जातियां जिसमें ऊंची जातियां होती है और दलित जिसमें निचली जातियां। हालांकि आज ऐसा अंतर नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत जगह ऐसा अंतर है। तो ऐसा क्या है, ज्यादातर दलित क्या है, गरीब और वंचित होते हैं। क्यों वंचित होते हैं, क्योंकि उनको हजारों सालों से दबाया गया है। जबकि स्वर्ण अमूमन संपन्न होते हैं। इससे दलितों को महसूस होता है कि वे बाकी लोगों से अलग है। अब अगर एक ही जाति के लोग गरीब रहेंगे तो उनको लगेगा ना कि हम सबसे क्या हैं, अलग हैं, हम सबसे क्या हैं, अलग हैं। इसी तरह ये तो हम भारत की बात की है। अब भारत से हम सीधे चलते हैं अमेरिका, सीधे चलते हैं अमेरिका। तो कहता है गोरों और अश्वेतों के बीच का अंतर भी एक ऐसा ही सामाजिक विभाजन है। वहाँ गोरा तो गोरा कौन हुआ, गोरा वहां पर वो हुआ जो इंग्लैंड से जाकर के बसा था। और अश्वेत कौन हुआ, जो कि अफ्रीका से आया था। और वहां पे रेड इंडियन भी है जो वहां के मूल निवासी हैं। तो कहता है ये जो गोरा और जो अफ्रीका से अश्वेत आया या भारत से जो अश्वेत गया, तो उन लोगों के बीच का अंतर भी क्या है, वो सामाजिक विभाजन है। वो क्या है, एक सामाजिक विभाजन है। कहता है एक और उदाहरण देखिए, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों एक ही ईसाई देश हैं और वहां दो समूह हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। देखो एक चीज को ध्यान रखो, ईसाई धर्म जो है वो दो भागों में बटा हुआ है। ईसाई धर्म कितने भागों में बटा हुआ है, दो भागों में बटा हुआ है। एक है कैथोलिक और दूसरा है प्रोटेस्टेंट। दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है, दोनों के बीच हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती है। तो कहता है उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक लोग गरीब हैं और वर्षों से शोषण झेलते आए हैं, इसलिए उनमें एकता है और वे अक्सर विरोध करते हैं। उत्तरी आयरलैंड में जो कैथोलिक है ये गरीब है, वहीं पे प्रोटेस्टेंट जो है क्या है, अमीर है। लेकिन कहता है अगर आप नीदरलैंड जाइएगा तो वहां ऐसा नहीं है, कैथोलिक में भी अमीर गरीब है और प्रोटेस्टेंट में भी अमीर गरीब है। तो कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट में लड़ाई नहीं होती है। इससे क्या समझ में आता है, इससे यह समझ में आता है कि जब किसी अंतर के साथ आर्थिक या सामाजिक असमानता जुड़ जाती है तभी वह सामाजिक विभिन्नता बनता है। अंतर कब विभिन्नता बनता है, जब उसमें आर्थिक शब्द जुड़ जाए, यानी एक ही तरह के लोग गरीब हो जाए, या सामाजिक असमानता आ जाए, छुआछूत जैसे दलितों के साथ होता है और श्वेतों के साथ होता है, तो क्या हो जाता है, वो सामाजिक विभिन्नता बन जाता है। तो क्लियर हो गया, हमने प्रश्न नंबर 1 और प्रश्न नंबर 2 को पढ़ लिया। हम जल्दी जल्दी इसको खत्म करेंगे ताकि तुम इस वीडियो को बार बार देख सको। बेकार की बातें नहीं करेंगे, जब हम क्वेश्चन आंसर को 1 बाय 1 पढ़ेंगे तो वहां पर हम देखेंगे। गुड। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक विभाजनों की राजनीति के परिणाम स्वरूप ही लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में से स्पष्ट करें।
ठीक है, क्वेश्चन को पहले समझते हैं। अगर हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो आंसर को समझना आसान होता है। क्या कहता है? सामाजिक विभाजन है, विभाजन हो गया है, दलित अलग है, स्वर्ण अलग है, गोरे अलग हैं और श्वेत अलग हैं, कैथोलिक अलग हैं, प्रोटेस्टेंट अलग हैं, तो विभाजन है। कहता है अब राजनीति होगा। अब क्या होगा? राजनीति होगा। जो गरीब लोग है वो कहेगा हमको भी पैसा दो, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो कहेगा हमको न्याय दो, तो क्या होगा? राजनीति होगा। कहता है कि जब राजनीति होगा तो क्या होगा? लोकतंत्र के व्यवहार में परिवर्तन होता है। लोकतंत्र के व्यवहार में क्या होता है? परिवर्तन होता है। तो कहता है ये जो परिवर्तन होता है इसको आप भारतीय लोकतंत्र के संदर्भ में स्पष्ट करें। अब हमारे देश में कैसे परिवर्तन हो रहा है? बहुत अच्छी क्वेश्चन है, चलो देखते हैं। कहता है किसी भी देश में, हर देश में, किसी भी देश का मतलब है हर देश में, सामाजिक विभाजन राजनीति को प्रभावित करता है। भारत में भी यही हुआ, सभी देश में होता है, सिर्फ अपना ही देश इसमें अपवाद नहीं, सभी देश में। तो जब हर देश में होता है तो हमारे देश में भी क्यों नहीं होगा? तो हमारे देश में भी होता है। क्लियर हो गया? कहता है यहाँ पर समय के साथ पिछड़े वर्गों के लिए सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग उठी। अपना देश आजाद हुआ, दलितों को आरक्षण तो संविधान के जिस समय अपना देश आजाद हुआ उसी समय मिल गया, लेकिन जो पिछड़े थे वो भी चाहते थे हमको आरक्षण मिले, तो क्या हुआ? उसको भी सरकारी नौकरी और शिक्षा में आरक्षण की मांग उठी। तो जब हम कोई चीज की मांग करते हैं तो वो मांग नहीं मानी जाती है, तो इनके साथ भी ऐसा हुआ, इनकी मांग आसानी से नहीं मानी गई। तो जब मांग नहीं माना जाएगा तब क्या होगा? तब लंबा लंबा संघर्ष होगा और विरोध होगा, और जब विरोध होगा तो फिर क्या होगा? मांग को मान लिया गया, इनके मांग को मान लिया गया। तो जब इनकी मांगों को मान लिया गया तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां क्या की? जीतने के लिए जातियों के आधार पर निर्णय लेने लगी। तो अब जब जाति के आधार पर निर्णय ले रहा है तो राजनीति में क्या हुआ होगा? परिवर्तन हुआ होगा। तो कहता है 1967 ईस्वी तक, कब तक? 1967 ईस्वी तक भारत की राजनीति में स्वर्णों का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? स्वर्ण। स्वर्ण बोले तो ऊंची जाति। 1970 से 1990 के बीच क्या हुआ? समय का चक्र का परिवर्तन हुआ। जब चक्र परिवर्तन हुआ तो क्या हुआ? स्वर्ण के साथ कुछ पिछड़ी जातियां भी राजनीति में मुखर रही, जैसे उत्तर भारत में यादव। 1990 के बाद, लेकिन 1990 के बाद हुआ पूरी तरह से पिछड़ी जातियों का प्रभाव बढ़ गया। अभी पिछड़ी जाति को छोड़ करके कोई भी सत्ता को प्राप्त नहीं कर सकता है। देख लो हमारे यहाँ नीतीश जी हैं, या तो लालू जी मुख्यमंत्री बनते हैं या नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यही चीज यहाँ पर है। तो कहता है लोकतंत्र में, कहाँ पे? लोकतंत्र में राजनीतिक पार्टियां अलग अलग समुदायों से वादा करती है। अब जो हमारा लोकतंत्र है, राजनीतिक पार्टी है, भाजपा अलग समुदाय से अलग वादा करेगी, राजद अलग वादा करती है, जदयू अलग वादा करती है, और उन्हें ध्यान में रखकर नीतियां बनाती है, ताकि अगर नीतियां वैसी होगी तो उस जाति के लोग क्या करेंगे? उनको वोट करेंगे। समुदाय के लोग क्या करेंगे? उनको वोट करेंगे। हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व देना, उनकी जरूरतों के अनुसार नीति बनाना लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन यहाँ पर ऐसा क्या है? अब ऐसा थोड़े ही है कि राजद को सिर्फ यादव वोट करते हैं तो वो दूसरी जातियों के लिए नहीं सोचती है, वो सभी जातियों के लिए सोचती है। अलग बात है कि उनके जो प्रावधान है वो अपनी यादव जाति के लिए ज्यादा है, वो ठीक है। अब नीतीश कुमार की पार्टी है तो ऐसा थोड़े है कि नीतीश कुमार सिर्फ अपनी जाति विशेष जो कुर्मी है उसके लिए सोचती है, नहीं, ऐसा नहीं है। कोई भी पार्टी जो है वो सभी लोगों के लिए सोचती है, क्योंकि हमारे यहाँ लोकतंत्र है। यानी क्या होता है? हर समुदाय को उचित प्रतिनिधित्व दे, यानी उसकी जो आबादी है उस हिसाब से उसके विधायक और सांसद जुट करके आए, सॉरी जीत करके आए, और जब जीतेंगे तो वो क्या करेंगे? उनकी जरूरतों के अनुसार नीति भी बनाएंगे। इसलिए सामाजिक विभाजन की राजनीति का लोकतंत्र का सीधा असर होता है। क्लियर हो गया? हमने 3 क्वेश्चन को पढ़ लिया। हमने कितने क्वेश्चन को पढ़ा? 1 पढ़ा, 2 पढ़ा और 3 पढ़ा। अब हम लोग क्या करेंगे? आगे बढ़ते हैं, चलो देखते हैं। गुड। एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मैनुअल कर देता हूँ। 1 मिनट, मैं इसको थोड़ा सा मैनुअल कर देता हूँ। 1 मिनट। 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 1 मिन
गुड। चौथा क्वेश्चन क्या है? अभी हमने पढ़ा था 1967, एक शब्द पढ़ा था, क्या पढ़ा था? 1967। कहता है 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच, 70 से शुरू हुआ, जब 70 की बात करते हैं तो हम 1970 1960 के बाद की बात करते हैं, ठीक है? तो कहता है 70 के दशक से आधुनिक दशक के बीच भारतीय लोकतंत्र के सफर, सामाजिक न्याय के संदर्भ में संक्षिप्त वर्णन करें। आधुनिक दशक बोले तो आज का दशक तक, कहता है वहां से शुरू हुआ, तो वो जो सफर शुरू हुआ उसका आपको चर्चा करना है। तो चलो देखते हैं। कहता है 70 के दशक से पहले भारत की राजनीति में ज्यादातर ऊंची जातियों स्वर्णों का दबदबा था। अगर हम 1960 से पहले की बात करेंगे तो उस समय क्या था? ऊंची जातियों का दबदबा था। ऊंची जाति बोले तो स्वर्ण। फिर समय आया 1967, कहा कि ये इनका अंतिम समय था, जब अधिकतर नेता और सत्ता में बैठे लोग इन्हीं जातियों से आते थे। अब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। अब क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। कहता है 70 से 90 के दशक के बीच स्वर्णों और पिछड़ी जातियों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। अब क्या हुआ? 70 से 90 के बीच ये जो स्वर्ण है और ये जो पिछड़ी जाति है, इनके बीच क्या हुआ? सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ। तो जब सत्ता के लिए संघर्ष शुरू हुआ तो क्या होगा? इन लोगों ने अपने लिए जगह मांगी, तो इनको जगह मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? जगह मिलेगा। तो यही हुआ, इनको क्या हुआ? जगह मिला। तो 90 के बाद क्या हुआ? पिछड़ी जातियों और दलितों की स्थिति मजबूत हुई। जब जगह मिलेगा तो आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। अब ये जातियां भी राजनीति में भाग लेने लगी। पहले ये लोग वोट भी नहीं करता था, तो इलेक्शन लड़ने की बात ही दूर है। और जब राजनीति में भाग लेने लगेगी तब क्या होगा? ये नीतियां भी बनाने में इनका असर बढ़ने लगा। आज की राजनीति में अब जो आधुनिक समय है, अभी का जो हमारा आधुनिक समय है, कहता है दलितों और महादलितों की आवाज को ज्यादा महत्व मिल रहा है। पहले हम दलित सुने थे, लेकिन अब हम महादलित शब्द भी सुनते हैं। सभी लोग महादलितों की बात करते हैं। इस तरह भारतीय लोकतंत्र ने धीरे धीरे सामाजिक न्याय की दिशा में प्रगति की है। संक्षिप्त वर्णन करना था, हमने क्या किया? संक्षिप्त वर्णन कर दिया। तो हमने टोटल क्वेश्चन कितना पढ़ लिया है? हमने टोटल क्वेश्चन 4 को पढ़ लिया है। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे लिए क्या है। गुड। 5वां क्वेश्चन है, कहता है सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन किन 3 बातों पर निर्भर करता है? 3 बातें होंगी। पहला बात यहाँ पर है, दूसरा बात यहाँ पर है, तीसरा बात यहाँ पर है। हम फालतू का बात इसलिए नहीं कर रहे हैं कि ज्यादा पढ़ते पढ़ते क्या होता है ना, ध्यान हमारा भटक जाता है। तो हम चाहते हैं बेकार की बातें नहीं हो, काम की बातें हैं। तो उन तीनों बातों को हम क्या कर किए? यहाँ पे व्याख्या किए। तो वो 3 मुख्य बातें क्या है? तो कहता है लोगों की पहचान और सोच पर। सबसे पहला बात क्या है? लोगों की पहचान और सोच पर। दूसरा बात क्या है? राजनीतिक दलों के व्यवहार पर। और तीसरा क्या है? सरकार की प्रतिक्रिया पर। ये 3 चीज है, तो तीनों पे पॉइंट लिखा हुआ है। हम क्या करते हैं? एक एक करके समझते हैं। तो पहला समझते हैं क्या है। कहता है हर व्यक्ति की कई पहचान होती है, जैसे वह किस राज्य, भाषा, जाति या धर्म से है। अगर मेरी पहचान की बात की जाए तो मैं बिहार राज्य से हूँ, मैं हिंदी भाषा बोलता हूँ, मेरी फलाना जाति है और मैं फलाना धर्म से हूँ। तो एक जो मेरी पहचान है, कितनी पहचान अभी हो रही है? 4 पहचान हो रही है। अगर कोई अपनी पहचान को सिर्फ जाति या भाषा तक सीमित रखता है और राष्ट्रीय पहचान को भूल जाता है तो देश में एकता बिगड़ सकती है। अब अगर हम ऐसा कहे कि हम सिर्फ इस जाति से हैं और मेरी कोई पहचान नहीं है, मैं भारतीय नहीं हूं, मैं बिहारी नहीं हूं, तो हो सकता है अपने राज्य में ही मुझे लड़ाई हो जाए। अगर मैं अपने आप को भारतीय नहीं मानूं, बिहारी मानूं, तो हो सकता है जब मैं दूसरे राज्य जाऊं तो वहां मुझे लड़ाई हो जाए। या मैं कहूं कि मैं सिर्फ हिंदी बोलूंगा, मैं बांग्ला भाषा नहीं सीखूंगा, तो क्या होगा? लड़ाई हो जाएगी। तो अगर यहां तक हम सीमित रखते हैं तो क्या होगा? देश में एक, और जैसे ही लड़ाई होगी तो क्या होगी? देश की एकता बिगड़ जाएगी। देश की एकता क्या होगी?
बिगड़ जाएगी। क्लियर हो गया। लेकिन जब सभी अपनी सभी पहचानों के साथ खुद को सबसे पहले भारतीय मानते हैं, अगर मैं ये कहूं कि ठीक है मैं कुछ भी हूं लेकिन पहले मैं क्या हूं, भारतीय हूं, तो जैसे मैं अपने आप को भारतीय मानूंगा तो अपना देश क्या हो जाएगा, मजबूत रह जाएगा। जैसे बंगालियों को भी पहले भारतीय और फिर बंगाली मानना चाहिए, सभी ये मानते हैं। बिहारियों को भी पहले अपने आप को भारतीय और फिर बिहारी मानना चाहिए। हम लोग भी बहुत तरह का फेकरा बना देते हैं, एक बिहारी 100 पे भारी, ये सब क्या है, गलत बात है। पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं, पहले हम क्या हैं, भारतीय हैं। दूसरा नंबर पॉइंट पे आते हैं, राजनीतिक दलों के व्यवहार पर। अब व्यक्ति की बात किए लेकिन राजनीति है, तो अब हम राजनीतिक दल की बात करते हैं। पहले हमने एक व्यक्ति की बात की। कहता है कि अगर कोई पार्टी किसी एक समुदाय को सही और संविधान के अनुसार मांगों को मानती है और बाकी समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती तो इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। कोई पार्टी है किसी एक समुदाय को सही नहीं मानती है, वो मानती क्या है, तो वो मानती है संविधान को, और संविधान के अनुसार जो मांग है उसको मानती है, तो और बाकी समुदाय को नुकसान नहीं पहुंचाती। तो ऐसे केस में क्या होगा, जब वह किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी तो अपना लोकतंत्र क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। लोकतंत्र क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा। उदाहरण के लिए हम देखते हैं, भारत में सभी समुदायों को साथ लेकर नीतियां बनाई जाती है। अगर हम अपने देश की बात करें तो हम सभी जातियों और सभी धर्मों को लेकर के नीतियां बनाते हैं। तुम किसी भी सरकार को देखना, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो या बीजेपी की सरकार हो, सरकार की हमेशा ये कोशिश होती है वो सभी धर्म, सभी जाति, सभी नस्ल, सभी भाषा के लोगों को लेकर के नीतियां बनाई। लेकिन यहीं पर एक देश है, उसका क्या नाम है, यूगोस्लाविया। उसका क्या नाम है, यूगोस्लाविया। वहां पर अलग अलग जाति के जो है ना, अलग अलग नेताओं ने क्या किया, ऐसा ऐसा मांग रख दिया। जब यूगोस्लाविया को बनाने की बात थी तो वहां अलग अलग जाति थी, सभी के नेताओं ने ऐसे ऐसे डिमांड रख दिए कि यह एक देश के लिए संभव नहीं था, इसलिए यह देश टूट गया। अब देखो, अगर बिहारी कहे कि यहाँ पर हिंदी के अलावा दूसरा भाषा नहीं बोला जाएगा तो क्या दूसरे राज्य के लोग यहाँ आ पाएंगे, नहीं आ पाएंगे। उसी तरह से तमिलनाडु में कह दे नहीं हम हिंदी भाषी को घुसने ही नहीं देंगे, तो फिर क्या होगी, लड़ाई हो जाएगी। तो लड़ाई होने से क्या होगा, देश टूट जाएगा, बिहार अलग हो जाएगा और तमिलनाडु अलग हो जाएगा। तो हमने व्यक्ति की बात कर ली, राजनीतिक पार्टियों की बात कर ली। अब सवाल है इस दोनों के ऊपर आता है सरकार, जो सत्ता में बैठा हुआ है, जो कहाँ बैठा हुआ है, सत्ता में बैठा हुआ है, तो उसको क्या करना चाहिए। तो अब है सरकार की प्रतिक्रिया पर। कहता है कि अगर भारत सरकार ने समय रहते पिछड़े और दलित वर्ग की समस्याओं को नहीं सुना होता तो समाज में बहुत गहराई से बंटवारा हो सकता था। 1967 से पिछड़े लोगों ने कहा हमें सत्ता में अधिकार दो, फिर 1990 के बाद दलितों ने कहा हमें सत्ता में अधिकार दो। तो सरकार ने क्या किया, ये जो पिछड़े थे और ये जो दलित थे इनकी बातों को सरकार ने सुना। अगर नहीं सुना होता तो क्या होता, ये लोग लड़ाई करते, जैसे लड़ाई करते तो क्या होता, समाज में बंटवारा हो सकता था। समाज में क्या हो सकता था, बंटवारा हो सकता था। लेकिन सरकार ने क्या किया, उनकी उन मांगों को मांगा जो जायज थी। देखो कोई भी सरकार उन मांगों को नहीं मांगती है जो नाजायज थी। आज स्वर्ण को भी 10% आरक्षण है, उन्हें क्या किया, मुख्य धारा में शामिल करने की कोशिश की। इस वजह से क्या हुआ, भारत में छोटी मोटी समस्याओं के बावजूद आज भी एकता बनी हुई। छोटी मोटी समस्याएं हैं लेकिन हमारा देश क्या है, एक है। हमारा देश क्या है, एक है। तो क्लियर हो गया। हमने टोटल क्वेश्चन कितने पढ़ लिए, हमने 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पढ़ लिए। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गुड। हमारे पास अब जो 6 7 8 9 10 है, ये क्या है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो हमने उसको छोड़ दिया है। अब हम सीधा बड़े क्वेश्चन पे आते हैं। 10वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है भावी समाज में लोकतंत्र की जिम्मेवारी और उद्देश्य पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। ये जो आगे का जो हमारा समाज है जो आने वाला है, तो उसमें हमारे लोकतंत्र की क्या जिम्मेवारी है और उसके क्या उद्देश्य है, इस पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। तो चलो लिखे हैं, उसको समझते हैं। देखो तुमको क्या करना होगा, बार बार इन चीजों को लिखना होगा। कहता है आज के समय में लोकतंत्र की जिम्मेदारी पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। जो जिम्मेदारी है कहीं पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। समाज में जाति रहेगा तो फिर धर्म आएगा,
लिंग आएगा, स्त्री पुरुष आएगा, भाषा आएगा, हम हिंदी बोलते हैं, हम बंगला बोलते हैं, हम उड़िया बोलते हैं। इस आधार पर कई तरह के क्या होते हैं, भेदभाव होते हैं। अब लोकतंत्र का काम है कि इन भेदभावों को दूर करके सभी लोगों को बराबरी का अधिकार दिलाए और देश की एकता को बनाए रखे। ये जो थोड़ा छोटा मोटा जो भेदभाव है उसको दूर करे और सभी लोगों को कहे तुम बराबर हो। तो जैसे सभी लोग बराबर हो जाएंगे तो क्या हो जाएगी, देश में एकता हो जाएगी। देश में क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कहता है भारत में आज भी जातिवाद है, छुआछूत है और धर्म के नाम पर भेदभाव होता है। आज भी जाति के आधार पर भेदभाव है। जिस समाज में जिसकी ज्यादा जाति है वो दूसरी जाति के लोगों के साथ भेदभाव करते हैं, छुआछूत करते हैं आज भी, और धर्म के नाम पर तो भेदभाव होता ही होता है। गुड। कुछ जाति सदियों से शक्तिशाली रही है जबकि कुछ जातियों को शिक्षा और संपत्ति से वंचित रखा गया है। जैसे दलित और आदिवासी समुदाय आज भी बड़ी संख्या में गरीब और पिछड़े हैं। आज भी अगर हम दलित और आदिवासी की बात करते हैं तो ये बड़ी संख्या में गरीब और पिछड़े हैं। राजनीति में कुछ दल इन जातिगत भावनाओं को गलत फायदा उठाते हैं। अब क्या होता है, अगर कोई चीज जो है वर्षों से पिछड़ा हुआ है तो कुछ राजनीतिक दल क्या करता है, उनकी भावनाओं को भड़काता है। लेकिन कभी कभी फिर क्या होता है, कभी कभी इनसे लोगों में जागरूकता भी आती है। अब क्या होता है ना कि जब भड़काएगा तो दूसरा व्यक्ति आके कहेगा देखो तुम ऐसा मत करो, तुमको क्या करता है, गलत शिक्षा देता है। तो वो समझ जाएगा कि हमको ये क्या कर रहा है, गलत शिक्षा दे रहा है। तो इससे क्या होगा, उन लोगों में क्या आती है, जागरूकता भी आती है। जब कोई ऊंची जाति का नेता निम्न जाति के लोगों से विनम्रता से मिलता है तो उनमें आत्मसम्मान बढ़ता है। इससे लोकतंत्र मजबूत होता है। भारत में सभी धर्मों को क्या है, बराबर का अधिकार है। हमारे देश में सभी धर्म क्या है, बराबर हैं। कोई भी नागरिक किसी भी धर्म को मान सकता है, पूरी आजादी है, कोई भी धर्म मान सकता है। भारत का संविधान धर्म के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गलत मानता है। इसलिए लोकतंत्र की जिम्मेदारी है कि वह समाज के सभी वर्गों को साथ लेके चले। अब सवाल है कि ये जो लोकतंत्र है इसकी जिम्मेवारी क्या है। कहता है इसकी जिम्मेवारी है कि वो सभी वर्गों को साथ लेकर चले। सभी क्या करे, साथ लेकर चले, सभी को बराबरी का मौका दे, सभी क्या रहे, बराबर रहे, और देश की एकता, अखंडता और विकास को बनाए रखे। ये काम है, ये क्या है, काम है। तो हमने यहां तक देख लिया, हमने टोटल 10 देख लिए हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास क्या है, 11वां नंबर। कहता है बताइए भारत में किस प्रकार जातिगत असमानताएं जारी है। हम जो असमानता की इस बार बात कर रहे हैं, हम कैसी असमानताएं की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं जातिगत असमानता की। किस असमानता की बात कर रहे हैं, जातिगत असमानता की बात कर रहे हैं। कहता है भारत में जाति व्यवस्था अब भी समाज में गहराई से मौजूद है। अगर हम अपने समाज की बात करते हैं तो यहाँ जो जाति व्यवस्था अभी भी क्या है, गहराई से मौजूद है। यह व्यवस्था एक खास पेशे को पीढ़ी दर पीढ़ी अपनाने के कारण बनी है। गहराई से कोई चीज मौजूद है तो गहराई से क्या होता है, कोई चीज अगर हम किसी चापाकल को जमीन के अंदर गाड़ते हैं, अगर उसको हमने बहुत गहराई तक पहुंचाया, कब पहुंचाया, जब हमने उसके लिए काफी मेहनत की, हमने उसके ऊपर काफी समय दिया, तभी वो बहुत नीचे जाएगा। कहने का मतलब है यह पीढ़ी दर पीढ़ी है, यानी बहुत लंबे समय से है। कैसे लंबे समय से है, अब क्या हुआ, एक ही जाति के लोग आपस में ही शादी करते हैं। जब एक ही जाति के लोग आपस में शादी करेंगे तो क्या होगा, जब आपस में शादी करेंगे तो एक दूसरे से एक ही मतलब जनरेशन होते चला गया, साथ ही खाते पीते हैं और दूसरे समुदाय से दूरी बनाए रखते हैं। तो फिर क्या होगा,
जब हम दूरी बनाएंगे, ना शादी ब्याह करेंगे, ना खाएंगे पिएंगे, तो हम दूसरे से मिल नहीं सकते हैं। अब क्या हुआ, यहां तक तो ठीक था, एक व्यक्ति हुआ जो इस चीज को तोड़ने का कोशिश किया। वो क्या किया, जाति से बाहर शादी कर लिया। तो अब क्या हुआ, जब वो जाति से बाहर शादी करता है, दूसरी जाति के लोगों को तो छोड़िए, उसका परिवार ही समाज से बहिष्कृत कर दिया जाता है। उस व्यक्ति की तो बात छोड़िए, समाज में पंचायत होती है, कहता है इसके परिवार को ही बाहर कर दो। हालांकि समय के साथ चीजें बदल गई, लेकिन ये आज भी कई इलाकों में होता है। हिंदू समाज में वर्ण व्यवस्था है, ये जो हिंदू समाज है उसमें क्या है, वर्ण व्यवस्था है, जिसमें कौन है, चार प्रकार के वर्ण है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। पहले यह काम के आधार पर था, पहले जो ये जातियां थी, ब्राह्मण वही बन सकता था जो पूजा पाठ करता था, क्षत्रिय वही हो सकता था जो लड़ता था। तो ये पहले काम के आधार पे था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसको जन्म के आधार पर अस्थाई बन गया है। अब ये क्या हुआ है, जन्म के आधार पर अस्थाई बन गया है। ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च माने जाते हैं, जबकि शूद्रों को नीचा समझा जाता है। अब जो ऊंचा रहेगा तो वो क्या करेगा, राजनीति में भी अपनी जगह बना लेगा, कि अगर राजनीति में अभी भी ज्यादातर सत्ता ऊंची जातियों के पास है, निचली जातियों को सत्ता और अवसरों से वंचित रखा गया है। हालांकि 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले जैसे नेताओं ने जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की। पहले तो जाति व्यवस्था बहुत मजबूत था, लेकिन जब आधुनिक काल आया तो कुछ महापुरुष जन्म लिए। एक का क्या नाम था, महात्मा गांधी, दूसरे का क्या नाम था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और तीसरे का क्या नाम था, ज्योतिबा फुले। इस तरह के कई क्रांतिकारी और महान नेता आए जिन्होंने क्या किया, जाति व्यवस्था को खत्म करने की कोशिश की। संविधान में जातिगत भेदभाव को गलत बताया गया है। जब हमारा देश आजाद हुआ तो संविधान का निर्माण हुआ, संविधान में स्पष्ट शब्द में जातिगत भेदभाव को गलत बताया गया है। फिर भी समाज में कई जातियां आज भी शिक्षा और रोजगार से वंचित है। जब तक इन असमानताओं को पूरी तरह खत्म नहीं किया जाएगा, तब तक समाज में बराबरी नहीं आ सकती है। इसी बात को क्या करना है, लिखना है। तो हमने समझा दिया, क्योंकि तब क्या होता है ना, जब तुम इसको एक बार समझ लोगे तो बार बार लिखोगे तो तुमको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन को भी देख लिया, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या है। गुड। कहता है 12 नंबर क्वेश्चन में है, दो कारण बताइए कि क्यों सिर्फ जाति के आधार पर भारत में चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं। अब देखो क्या होता है, कोई पार्टी है जो जाति के आधार पर चाहती है कि लोग उसको वोट दें। कहता है अगर वो जाति के आधार पर भी चलती है तो भी चुनावी नतीजे तय नहीं हो सकते हैं, यह जरूरी नहीं है कि उसी का सरकार बने। कहता है तो भी ऐसा संभव नहीं है। कहता है क्यों, तो देखो दो कारण है। कितने कारण है, दो कारण है, लिखते हैं। कहता है भारत में चुनाव सिर्फ जाति के आधार पर नहीं जीते जा सकते, इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला, विभिन्न जातियों के मतदाता। अब एक ही जाति तो है नहीं, विभिन्न जाति के मतदाता हैं। अगर वो एक जाति का वोट लेने का कोशिश करेगा तो क्या हो सकता है, दूसरा जाति का लोग उसको वोट ना करे। तो कहता है किसी भी निर्वाचन क्षेत्र, चुनावी क्षेत्र में सिर्फ एक जाति के लोग नहीं होते हैं, वहां दूसरी जातियों के लोग भी रहते हैं और जो चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए हर पार्टी को जीतने के लिए कई जातियों के लोगों का समर्थन चाहिए होता है। तो क्लियर हो गया। दूसरा, सिर्फ एक जाति से वोट नहीं मिल सकते हैं। ऐसा भी नहीं हो सकता है कि जिस जाति का वो समर्थन करे उस जाति से ही उसको सारा का सारा वोट मिल जाए। क्यों, कोई भी पार्टी केवल एक जाति के वोट से सत्ता में नहीं आ सकती। जब कोई जाति किसी पार्टी को ज्यादा वोट देती है तो लोग उसे पार्टी का वोट बैंक कहते हैं। अब ऐसा है, कोई पार्टी है, मान लो नीतीश कुमार की पार्टी है, कुर्मी केवल उसी को वोट देगा तो कुर्मी को वोट बैंक कह दिया जाता है। तो ऐसे केस में क्या होता, इसका क्या मतलब हुआ, लेकिन इसका एक मतलब नहीं होता है कि सभी कुर्मी जो है उसी पार्टी को वोट दे देंगे। अब ऐसा होगा कि जो वो जाति है, अब कोई राजपूत की पार्टी, कोई ब्राह्मण की पार्टी है, ठीक है, बीजेपी को स्वर्ण की पार्टी कहा जाता है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि नीतीश कुमार हो या श्री तेजस्वी यादव जी हो, ये लोग क्या करते हैं, वोट नहीं करते हैं।
तो वो राजपूत को वोट नहीं देते, टिकट नहीं देते हैं, ब्राह्मण को टिकट नहीं देते हैं, वो भी स्वर्ण नेताओं को टिकट देते हैं। तो ऐसा नहीं है कि स्वर्ण वोट केवल बीजेपी को मिल जाएगा। तो क्लियर हो गया ये वाला भी। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं 13 नंबर में। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? विभिन्न तरह की सांप्रदायिक राजनीति का ब्यौरा दें तथा सबके साथ एक एक उदाहरण भी दें। अब हम बात कर रहे हैं सांप्रदायिक राजनीति का। कहता है जितने भी प्रकार के सांप्रदायिक राजनीति है उसका ब्यौरा दीजिए और एक एक क्या कीजिए, उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पर क्या है, 3 है। तो सबसे पहले हम समझते हैं सांप्रदायिकता है क्या। सांप्रदायिकता है क्या? तो कहता है सांप्रदायिकता तब होती है जब लोग अपने धर्म को दूसरे धर्म से बेहतर मानने लगते हैं। ये मानने लगे कि मेरा धर्म जो है दूसरे धर्म से क्या है, बेहतर है, और दूसरे धर्म को नीचा दिखाने लगे। तो राजनीति में सांप्रदायिकता के कई रूप होते हैं। पहला क्या है, धार्मिक प्रभुत्व की सोच। अब देखो दूसरा क्या है, धार्मिक आधार पर वोट मांगना। तीसरा क्या है, धार्मिक हिंसा और दंगे। 3 चीजें। तो सबसे पहला समझते हैं। कहता है जब लोग चाहते हैं कि उनका धर्म राजनीति में सबसे ऊपर रहे। उदाहरण, श्रीलंका में सिंहली समुदाय ने 1956 में अपनी भाषा को एकमात्र राजभाषा बनाया और बौद्ध धर्म को सरकारी समर्थन दिया। देखो क्या है, बगल में श्रीलंका है। आज अगर श्रीलंका की स्थिति देखोगे तो वो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। तो 1956 में क्या हुआ, उन्होंने जो तमिल हिंदू थे उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा और अपना धर्म जो कि उनका बौद्ध धर्म था उसको उन्होंने क्या किया, सरकारी समर्थन किया। और अपनी जो भाषा थी वो भाषा क्या थी, सिंगली समुदाय की सिंगली भाषा थी। तो उन्होंने कहा कि यही अपनी एकमात्र राजभाषा होगा, तमिल में कोई काम नहीं होगा। ये हुआ धार्मिक प्रभुत्व की सोच। वो लोग चाहते थे कि उनके ही धर्म का केवल प्रभुत्व रहे। उदाहरण के लिए पाकिस्तान। अब क्या हुआ, अपने देश में आते हैं या पाकिस्तान की बात करते हैं। तो धार्मिक आधार पर वोट मांगना। जब चुनाव में धर्म के नाम पर लोगों से वोट मांगे जाते हैं कि देखो मैं हिंदू हूं तुम मुझे ही केवल वोट करो, देखो मैं मुस्लिम हूं मुझे ही वोट करो, देखो मैं क्रिश्चियन हूं केवल मुझे ही वोट करो। उदाहरण के लिए कुछ पार्टियां चुनाव के समय किसी खास धर्म के लोगों से अपील करती है कि वो उन्हें वोट दें। तो ये क्या हुआ, एक तरह का सांप्रदायिकता हुआ। तीसरा क्या है, धार्मिक हिंसा और दंगे। जब धर्म के नाम पर हिंसा होती है, दंगे होते हैं या लोगों को मारा जाता है। उदाहरण, भारत के बंटवारे के समय भयानक दंगे और हिंसा हुई थी। जब अपना देश आजाद हुआ था तो उसमें क्या हुआ था, भयानक दंगे और हिंसा हुई थी। तो क्लियर हो गया, हमने 13 नंबर भी क्लियर कर लिया। आगे बढ़ते हैं। अब है 14 नंबर। क्या है, जीवन के विभिन्न पहलुओं का जिक्र करें जिसमें भारत की स्त्रियों के साथ भेदभाव है या वे कमजोर स्थिति में है। ठीक है, तो ये देखना है। तो इसमें हमने 5 क्वेश्चन को लिखा है। तो हमने मान लिया है, मान क्या लिया है कि ऐसा होता भी है, भारत में महिलाओं के साथ क्या है, भेदभाव है। भारत में महिलाओं के साथ क्या है, भेदभाव है। पहला है परिवार में, दूसरा है शिक्षा में, तीसरा है नौकरी और कमाई में, चौथा है राजनीति में, पांचवा है लड़कों की चाह। तो देखो परिवार में क्या होता है, जब कोई लड़की का परिवार में जन्म होता है तो बचपन से लड़कियों को क्या सिखाया जाता है कि उनका काम सिर्फ घर संभालना और बच्चों की देखभाल करना है। जैसे हम उसको गुड़िया खरीद के दे देते हैं और जब लड़के होते हैं तो हम उसको क्या देते हैं, बंदूक खरीद के देते हैं। जैसे लड़कियों को बताया जाता है कि उसे सिर्फ खाना बनाना है, सफाई करना है, इसमें और बाकी कामों को उसका महत्व नहीं दिया जाता है। आते हैं शिक्षा में। लड़कियां स्कूल में अच्छा करती है। अगर तुम 10वीं क्लास का रिजल्ट देखोगे, 12वीं क्लास का रिजल्ट देखोगे तो लड़कियों का ही परसेंटेज अच्छा है। यहाँ तक कि जो आईएएस टॉपर हो रही है वो भी क्यों क्या हो रही है, लड़कियां हो रही है। एनडीए टॉपर भी लड़कियां हो रही है। फिर भी जो उच्च शिक्षा तक पहुंचने वाली लड़कियों की संख्या है वो क्या है, कम है। महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है, 54%। ये बुक में अभी साक्षरता दर ज्यादा है, लेकिन जो बुक में लिखा हुआ है वो है, और पुरुषों का कितना है, 74% है। अब आते हैं तीसरा नंबर पे। तीसरा नंबर हमारे पास क्या है, नौकरी और कमाई में। जब परिवार में भेदभाव होगा, शिक्षा में भेदभाव होगा, तो नौकरी और कमाई में तो भेदभाव होना ही होना है। महिलाएं घर और बाहर दोनों जगह काम करती है, लेकिन उनके काम को महत्व नहीं दिया जाता है। एक रिपोर्ट है कि महिलाएं हर दिन इतना घंटे काम करती है जबकि पुरुष मात्र 6 घंटे काम करता है। क्लियर हो गया। चौथा नंबर राजनीति में। अगर तुम ध्यान से देखोगे भारत की राजनीति को तो यहाँ पर महिलाओं की संख्या अभी भी क्या है, कम है। तो देखा गया कुल संख्या के 11% से भी क्या है, कम है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लड़के की चाह।
आज भी कई परिवारों में सिर्फ लड़के को महत्व दिया जाता है, लड़कियों को बोझ समझा जाता है। वो चाहते हैं कि उन्हें सिर्फ पुत्र रत्न की प्राप्ति हो। तो क्लियर हो गया, हमने 14 नंबर क्वेश्चन तक देख लिया। आगे बढ़ते हैं। 15वां नंबर क्वेश्चन है, क्या है? भारत की विधायिकाओं में महिलाओं की स्थिति कैसी है? तो चलो देखते हैं। कहता है भारत की संसदों और विधानसभाओं में महिलाओं की स्थिति अब भी संतोषजनक नहीं मानी जाती है। विधायिका की जब हम बात करते हैं, कार्यपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, सरकार के 3 अंग हैं। तो ये जो विधायिका है, ये विधानसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, सारा चीज है, राज्यसभा, सारी चीजों की हम बात कर रहे हैं। तो वहां पर देखिए तो पता ही कहता है समाज में महिलाओं को हमेशा कमजोर समझा जाता है, जिस कारण क्या हुआ, महिलाओं ने अपने अधिकारों के लिए क्या किया? आंदोलन शुरू किया। और उनकी आंदोलन क्या थी? पहली मांग, उनकी मांग थी कि उनको वोट देने का अधिकार मिले। पहले महिलाओं को वोट देने का भी अधिकार नहीं था। जब वोट देने का अधिकार मिला तो उन्होंने आंदोलन किया कि उनको भी सत्ता, राजनीति में बराबर भागीदारी मिले। जिस समय ये किताब लिखा गया था उस समय 59 महिला ही सांसद थी, जो कुल सांसदों का कितना प्रतिशत है? 11% है। पिछले लोकसभा चुनाव में कुछ महिला उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि आपराधिक थी। ऐसा देखा गया कि कुछ महिला उम्मीदवार जो जीत के आई थी उनकी पृष्ठभूमि क्या थी? अपराधी थी, यानी उनके ऊपर कुछ केस दर्ज थे। लेकिन इस बार ऐसी महिलाओं को ज्यादातर समर्थन नहीं मिला। भारत की महिला सांसदों में लगभग 30% ने स्नातक तक की ही पढ़ाई की है। तो ये बात था जिसको हमने क्या किया है? लिख दिया है। अब है 16 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्या है देखते हैं। किन्हीं 2 प्रावधानों का जिक्र करें जो भारत को धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। हमारा जो देश है वो क्या है? धर्मनिरपेक्ष है। कहता है वो 2 प्रावधान बताइए जिससे अपना देश धर्मनिरपेक्ष साबित हो जाए। तो पहला क्या है? धर्म की स्वतंत्रता, और दूसरा क्या है? धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं। धर्म की स्वतंत्रता है, कोई भी, हमारा जो संविधान है वो क्या कर रहा है? हर नागरिक को यह अधिकार देता है। क्या अधिकार देता है? कि वो अपनी पसंद का कोई भी धर्म अपना कर उस पर विश्वास करे, उसको जो भी पसंद हो वो धर्म को अपनाए और उस पर वो विश्वास करे और शांति से प्रचारित भी कर सके। उसको विश्वास है, उसको उसने अपनाया, उसको वो प्रैक्टिस करे और उसका प्रचार भी करे। ये पूरी तरह से संविधान से आजादी है। कोई भी व्यक्ति अपने धर्म से जुड़ी शिक्षण संस्थान भी चला सकता है। हिंदू धर्म का है तो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ शिक्षण संस्थान चला सकता है। मुस्लिम धर्म से जुड़ा हुआ है तो मुस्लिम धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान चला सकता है। ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ है तो ईसाई धर्म से संबंधित शिक्षण संस्थान चला सकता है। धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं है। हमारे संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता है। यह पूरी तरह से असंवैधानिक संविधान के खिलाफ है। तो 2 प्रावधान था, हमने दोनों प्रावधान का चर्चा कर दिया है। अब समाप्त हो गया। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के नोट्स को डाउनलोड करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ईश्वर आप लोगों को सफलता प्रदान करें।